Assalamualaikum. बच्चों, माय नेम इज़ डॉक्टर फरुखुद्दीन मती, सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन फिजियोलॉजी। कल आप लोगों के साथ पहला लेक्चर हुआ था, हीमोडायनामिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डीमो डिफ्यूजन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट का, विच इज़ हाइपरीमिया एंड कंजेशन, और साथ हम लोग हीमोस्टेसिस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज खैर से पहला रोज़ा है, वो अच्छा गुजर रहा होगा अब तक आप लोगों का। दिस इज़ अ कोड आई गॉट फ्रॉम इंटरनेट। ये आप सब BDS फॉलो करिए कि लाइफ इज शॉर्ट, स्माइल व्हाइल यू स्टिल हेल्थी। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक बच्चों, हाइपरीमिया एंड कंजेशन अलग अलग डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को, और इनको थोड़ा सा डिटेल में फिर आगे इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। हाइपरीमिया, जैसे आप लोगों को नाम से लग रहा है कि हाइपर मीन्स एक्सेसिव, किसी चीज़ की भी एक्सेस हम हाइपर उसको डेसिग्नेट करते हैं, और ईमिया हम लोग ब्लड के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कंजेशन भी हम यही कहते हैं। जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंजेशन, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कंजेशन, एक ले में यूज़ करते हैं कंजेशन का मतलब जैसे होता है ना रश एक जगह। सो hyperemia and congestion both stem from increased blood volume within tissues but have different underlying mechanism and consequences. दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं, हाइपरीमिया एंड कंजेशन, दोनों का मतलब ये है कि टिश्यूज के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। हाइपर एंड कंजेशन, तो आपने हाइपर तो ज़्यादा को शो कर रहा है और कंजेशन भी रश को शो करता है। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये है कि दोनों में टिश्यूज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। हम कहते हैं कि कोई टिश्यू बहुत ज़्यादा हाइपरीमिक है या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। स्लो मतलब कि ऊंचा बोलो और ऊंचा। अच्छा, हाइपरीमिया और कंजेशन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इन द सेंस कि हाइपरीमिया इज एन एक्टिव प्रोसेस in which arteriolar dilatation, for example, at the sites of inflammation or in the skeletal muscle during exercise, leads to the increased blood flow. Affected tissues turn red, जिसको हम erythema कहते हैं, because of increased delivery of oxygenated blood. So हम क्या कह रहे हैं कि हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें आर्टरियोल्स की डायलेशन होती है। जैसे अगर किसी साइड पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई होती है, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा डायलिटेशन हो जाती है आर्टरियोल्स में। उसकी वजह से क्या होता है, जब डायलिटेशन हो जाती है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। एक टिश्यू जब डायलेटेड हो गया तो उसका मतलब है कि जो उसके अंदर वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं, तो उसके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया। अब जब एक टिश्यू में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो टिश्यू ज़्यादा रेड होगा, जिसको हम एरिथीमा कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे हो रही होती है, स्पेशली जब इन्फ्लेमेशन हो या फिर कोई स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज में जब यूज होते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कंजेशन को हम पैसिव हाइपरीमिया भी कहते हैं, ये पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें फौरन होना होता है, एक्टिवली होना होता है, और पैसिवली वो होता है जो आराम से चल रहा होता है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द टिश्यू। हाइपरीमिया तो हमें पता लग गया कि ये एक ऐसे टिश्यू में हो रहा है कि जहाँ पे आर्टिकुलर डायलिटेशन हुई भी है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया है। कंजेशन पैसिव प्रोसेस है एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ टिश्यू। मतलब एक टिश्यू के अंदर ब्लड तो जमा हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन वहाँ से ब्लड का आउटफ्लो कम हो गया। रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अ टिश्यू, वेसल से। ठीक है, इट कैन बी सिस्टेमिक एज एन कार्डिक फेल्योर जैसे कि एक सिस्टेमिक डिजीज है, उसके अंदर ये देखा जाता है। और लोकलाइज्ड किसी जैसे कोई आइसोलेटेड वीनस ऑब्स्ट्रक्शन किसी एरिया। बच्चों, ली मेरी एक पिक्चर है आप लोगों को डिफरेंसेस समझाने के लिए कि अगर इन केस आपको डिफरेंस आए हाइपरीमिया और कंजेशन के, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपरीमिया एंड कंजेशन बोथ इंडिकेट, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि दोनों में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन अ पर्टिकुलर टिश्यू, लोकल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्टिकुलर
टिश्यू। अब हाइपरीमिया जैसे मैंने बताया था एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये आप लोग डिफरेंसेस अपने पास माइंड में रखते रहो, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस। हाइपरीमिया क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज आर्टीरियल ब्लड इनफ्लो बिकॉज ऑफ आर्टिकुलर डायलिटेशन। आर्टियोल्स की डायलेशन हुई थी, उसकी वजह से आर्टीरियल ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया था। मतलब एक्टिव टिश्यू कैसा होगा? जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इट इज रिटन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टिश्यू विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंजेशन पैसिव प्रोसेस था, इट रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो। जैसे मैंने बताया वॉल्यूम तो ब्लड का ज्यादा है उस टिश्यू में, लेकिन वहां से ब्लड का आउटफ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और टिश्यू का कलर क्या होगा? रेड ब्लू कलर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाइपरीमिया में हमने पढ़ा था कि टिश्यू का कलर है रेड। और क्यों रेड है? क्योंकि बिकॉज ऑफ टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा है। कंजेशन में टिश्यू के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है, एक ही जगह पे जमा हुए जा रहा है। तो वहां पे टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से टिश्यू का कलर रेड और ब्लू कलर का होता है। अच्छा, ये एक पिक्चर है बच्चों, इसमें दिखाया हुआ है हाइपरीमिया ऊपर और नीचे कंजेशन। हाइपरीमिया को एरिदीमा भी कहते हैं, और कंजेशन के लिए हम लोग साइनोसिस या हाइपोक्सिया का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। अब आप ऊपर देख रहे हो, एक वेसल दिखाई दी है, ठीक है। एक तरफ से इंक्रीज इनफ्लो हो रहा है जैसे एक्सरसाइज और इन्फ्लेमेशन में, और वहां से दिखा रहे हैं कि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन टिश्यू को रेड दिखाया हुआ है, मैक्सिमम टिश्यू इज रेड, जहाँ पे टिश्यू हाइपरीमिक हुआ हुआ है, रेड हुआ हुआ है, ठीक है। टिश्यू के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हुआ हुआ है। दूसरा, अगर आप कंजेस्टेड टिश्यू को देखो, जिसको हम कंजेशन जो टर्म हम यूज करते हैं, साइनोसिस हाइपोक्सिया भी आप उसको डेसिग्नेट कर सकते हैं, उसमें आप देखो तो दूसरी तरफ मैक्सिमम टिश्यू जो वेसल दिखाई गई वो ब्लू कलर है, उसके उसमें डिक्रीज आउटफ्लो है, आउटफ्लो कम हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, उस वेसल से ब्लड निकल नहीं पा रहा। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, जिसमें आपको पता है जैसे CCF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे हम कहते हैं, CHF जिसे कहते हैं, या फिर कोई लोकलाइज्ड कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है उस जगह के ऊपर। सो ये हाइपरीमिया और कंजेशन के आई होप अब तक कॉन्सेप्ट कुछ आप लोगों के माइंड में क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, ये एक और बच्चों अगर आप देखें तो नॉर्मल और कंजेस्टेड हमें वेसल दिखाई दी है, आर्टियोलर एंड दिखाया हुआ है, वेन्युलर एंड दिखाया हुआ है, बीच में कैपिलरी बेड है। एक नॉर्मल ब्लड फ्लो दिखा रहे हैं कि किस तरह ब्राइट रेड ब्लड है, फिर कैपिलरी वेन्यूल से होता हुआ ब्लड का कलर थोड़ा सा डल हो गया है। कंजेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्लू सा या पर्पल सा आपको एक हेज सा नजर आ रहा होगा जब आर्टिकुलर एंड पे, क्योंकि आगे अगर आप देखें तो एरो कंजेशन में जो बाहर आउटफ्लो वाला एरो है उसका साइज लेकिन छोटा हो गया है, वो शो कर रहा है कि इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो है, मतलब जो ब्लड बाहर निकल रहा है प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहा। सो impaired airflow means that there is accumulation of deoxygenated blood, और जब एक जगह पे deoxygenated blood जमा हो जाता है, गंदा खून जमा हो जाएगा, तो वो टिश्यू ऑब्वियसली साइनोज्ड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, हाइपोक्सिक हो जाता है। अच्छा, ये एक और डायग्राम बच्चों, ये आप लोगों को समझाने के लिए विजुअल मैं डायग्राम इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक तो मुझे अ, लगता है कि जितनी आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी होती है उतनी आई थिंक ऑडियो भी अच्छी नहीं होती है। जो आप चीज़ पिक्चर देखते हैं वो पिक्चर कभी ना कभी आपको हमेशा याद रह जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम जब आपको मेमोराइज करना होता है। पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से आपको समझाने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है। सो अब इस पिक्चर में आप देखें कि नॉर्मल हाइपरीमिक और कंजेस्टेड टिश्यू दिखाया गया है। नॉर्मल में जैसे आप लोग देख रहे हो कि नॉर्मल में नॉर्मल वीनस आउटफ्लो दिखाया है, नॉर्मल आर्टीरियल इनफ्लो आर्टरी से हुआ, आर्टीरियल एंड से, और वीनस से नॉर्मली वो निकल रहा है। हाइपरीमिक में देखो इंक्रीज आर्टीरियल इनफ्लो हो रहा है, लेकिन नॉर्मल और इंक्रीज वीनस आउटफ्लो उसी तरह होता जा रहा है, लेकिन इंक्रीज वीनस आउटफ्लो भी आप कह सकते हैं। सो वो हाइपरीमिक में चलता जा रहा है। लेकिन अगर आप कंजेशन में देखो, पैसिव कंजेशन अगर आप उसको कहते हैं हम, तो उसमें नॉर्मल आर्टीरियल इनफ्लो हो रहा है लेकिन डिक्रीज वीनस आउटफ्लो हो रहा है, तो वीनस एंड से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये जब हिस्टो के लेवल पे आप लोग ये डायग्राम देखें, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड देखते हैं तो हाइपरीमिक टिश्यू आपको इस तरह से नजर आता है। एक्टिव हाइपरीमिया, localized increase in the volume of blood in capillaries and small vessels। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रेड कलर का, अगर आप टिश्यू में H&E सेक्शन में देखें तो आपको रेड सा काफी ज्यादा नजर आ रहा होगा। ये रेड जो है बच्चों कैपिलरीज के अंदर या स्मॉल वेसल्स के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को शो कर रहा है। जहाँ पे आपको H&E स्लाइड में इस तरह रेड नजर आए, टिश्यू हुआ हुआ है, रेड स्टेन्ड हुआ हुआ है, मीन्स ये ब्लड को शो कर रहा है। और एक्टिव हाइपरीमिया आगे वो इसकी डिफाइन भी कर रहे हैं कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द लोकलाइज्ड आर्टीरियोलर
ट्रिगर डायलिटेशन, फ्लशिंग या इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। अब ये आप लोगों की बुक से मैंने पैरा लिया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पीछे से हमारा लिंकअप हो रहा है जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था एडिमा में। जब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ तो कंजेशन विल कॉमनली लीड्स टू एडिमा। जब एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो जो कंजेशन होगी टिश्यू के अंदर, इट विल कॉमनली लीड्स टू एडिमा, क्योंकि आउटफ्लो तो हो नहीं रहा, वही टिश्यू के अंदर है। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वही जो कंजेस्टेड वेसल के अंदर ब्लड है बाहर निकलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वहाँ एडिमा होता जाएगा। अच्छा, अब लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में जिसको हम क्रॉनिक पैसिव कंजेशन, क्रॉनिक हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब लॉन्ग स्टैंडिंग कोई प्रोसेस चल रहा होता है, पैसिव कंजेशन वही वर्ड है। द एसोसिएटेड क्रॉनिक हाइपोक्सिया में रिजल्ट इन इस्केमिक टिश्यू इंजरी एंड स्कारिंग। जब बहुत लंबे अरसे तक इस तरह क्रॉनिक पैसिव कंजेशन किसी ऑर्गन में चल रही होती है तो वहाँ पे हाइपोक्सिया डेवलप होता जाता है। ज़ाहिर है ब्लड फ्लो नहीं हो रहा उस टिश्यू से, बाहर वीनस एंड से नहीं निकल रहा, एक ही जगह पे ब्लड स्टेगनेंट है, जमा होता जा रहा है, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया होता जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन की डिलीवरी वक्त के साथ साथ स्लो होती जाएगी, कम होती जाएगी टिश्यू को, और साथ साथ टिश्यू का इस्कीमिया होता जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, टिश्यू की इंजरी होती जाएगी, स्कारिंग होती जाएगी क्रॉनिक केसेस में। एंड इन क्रॉनिकली कंजेस्टेड टिश्यूज कैपिलरी रप्चर कैन आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल हेमरेजिक फोकाई। सब्सिक्वेंट कैटाबॉलिज्म, अच्छा इस लाइन को आप देखें बच्चों, एक ये लाइन बताई हुई है, दूसरी अगली लाइन में बताया हुआ है। एक तो क्रॉनिकली जब कंजेस्टेड टिश्यू होता है ना, उसके अंदर कैपिलरी रप्चर हो जाएगा इवेंचुअली, इतने अरसे तक अगर वो कंजेस्टेड रहेगा तो कैपिलरीज, जो छोटी कैपिलरीज हैं, उनका रप्चर होना शुरू हो जाएगा और वो स्मॉल हेमरेजिक फोकाई, हेमरेजिक फोकाई का मतलब ये होता है कि ब्लड के छोटे छोटे से ना फोकस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं टिश्यू के अंदर। एंड नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट कैटाबॉलिज्म ऑफ एक्स्ट्रावेजेटेड रेड ब्लड सेल्स कैन लीव रेजिडुअल टेल क्लस्टर्स ऑफ हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस। अच्छा, अब मैक्रोफेजेस आपको पढ़े होंगे आप लोगों ने, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस, जिन्होंने हीमोसिडिन जिनके अंदर जमा हुआ होगा। अब वो कह रहे हैं कि जब ज़्यादा अरसे तक क्रॉनिक कंजेस्टिव टिश्यू एक रहता है क्रॉनिकली, उसके अंदर कैपिलरी का जब रप्चर होगा तो स्मॉल हेमरेजिक फोकाई टिश्यू में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और मजीद जब रेड ब्लड सेल्स बाहर निकलते जाएंगे, वो टूटते जाएंगे, उनका कैटाबॉलिज्म होता जाएगा, तो वो टिश्यू के अंदर ना ऐसे क्लस्टर से मैक्रोफेजेस के नजर आना शुरू हो जाएंगे जिनके अंदर हीमोसिड्रिन होगा। तो टेल टेल का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, टेल टेल मतलब हमें नजर आते जाएंगे जैसे ऐसे मसनूई तौर पे ये हमें नजर आ रहे हैं कि क्लस्टर्स बने हुए हैं रेजिडुअल जो बाकी बच गए हैं वहाँ पे। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कंजेस्टेड टिश्यू की जब आप मॉर्फोलॉजी देखें तो वो आपको प्रॉपर्ली रेड नहीं नजर आता, हाइपरइमिक टिश्यू आपको रेड नजर आता है, लेकिन जो कंजेस्टेड टिश्यू है बच्चों वो आपको डस्की रेडिश ब्लू कलर का नजर आता है, जिसको हम साइनोस्ट का वर्ड यूज करते हैं। लेमन कहेगा ना कि स्किन ब्लू हो गई है, बीइंग अ डॉक्टर यू यूज द वर्ड साइनोस्ट। ड्यू टू रेड सेल साइनोस्ट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रेड सेल स्टेसिस एंड द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आप लोगों को भी पहले भी बताया। अच्छा, ये बच्चों कंजेस्टेड लंग की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। मोस्टली जो हम कंजेशन का प्रोसेस होता है हम लंग्स या लिवर में स्टडी करते हैं, और बुक में भी आप लोगों की यही दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। कंजेस्टेड लंग दिखाया था बच्चों, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि वो ब्लूइश और उसमें रेडिश सी टिंज नजर आ रही है लंग में। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे हम लंग में अगर कंजेशन को स्टडी करें तो हमें माइक्रोस्कोपिकली क्या नजर आएगा लंग के। अब दो तरह से हम कंजेशन को देखेंगे, एक्यूट पल्मरी, पल्मरी हमने लंग के लिए वर्ड यूज किया, और एक्यूट पल्मरी कंजेशन, और सेकेंडली हम देखेंगे कि क्रॉनिक पल्मरी कंजेशन किस तरह से नजर आएगी जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यू को देखेंगे। अब माइक्रोस्कोपिकली एक्यूट पल्मरी कंजेशन एग्जिबिट्स इंगोज, इंगोज मतलब होता है एक जगह पे बहुत ज्यादा कंजेशन से जमा हो जाना, इंगोज स्वेलिंग टाइप जिससे कहते हैं ना। इंगोश अल्वियोलर कैपिलरीज, एक तो कैपिलरीज ऑब्वियसली बात कैपिलरीज की चल रही है ज़्यादातर, वहाँ पे टिश्यू के अंदर कंजेशन कैपिलरीज में ही हो रही थी, तो वहाँ पे एक तो अल्वियोलाई, अल्वियोलाई लंग के अंदर अल्वियोलाई होते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। अल्वियोलर जो सेप्टा होते हैं, डिफरेंट अल्वियोलाई के बीच में सेप्टा होती है, स्पेसेस होती हैं, उनका एडिमा होना शुरू हो जाता है, एंड फोकल इंट्रा अल्वियोलर हेमरेजेस। और
कौन सी लगाऊं बच्चे? यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं। तुम किस पर सुनाओगे? और है मसला क्या है, तुम लगा के देखो। आवाज, बच्चों की आवाज आवाज आ रही है बच्चों? मेरी चाहिए। बच्चों आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। अब आ रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, सॉरी माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा अब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हम लोगों ने छोड़ा था। कंजेस्टेड लंग पे बच्चों हम लोगों ने छोड़ा था। अच्छा माइक्रोस्कोपिकली बच्चों आप लोगों को किस तरह से नजर आएगा? एक तो मैंने आपको बताया था कि अल्वियोलर जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उनकी नजर आएगी। जब अल्वियोलाई के अंदर आप आएंगे आपको सेप्टा नजर आते हैं, स्पेसेस नजर आते हैं, उन स्पेसेस का एडीमा होगा और साथ ब्लड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा विजिटेड आरबीसी, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा। सो ये 2-3 बातें आप लोगों ने याद रखनी होंगी। क्रॉनिक केसेस में अगर आप देखें आपको किस तरह से नजर आएगा, जो कि क्रॉनिक में मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताई थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेप्टा जो है थिकंड होंगे, फाइब्रोटिक होंगे, ठीक है। क्रॉनिक प्रोसेस चल रहा है, क्रॉनिक लंबे अरसे के लिए प्रोसेस चल रहा होता है बच्चों, उसमें सेप्टा थिकंड हो जाते हैं, ठीक है, मोटे हो जाते हैं, फाइब्रोटिक हो जाते हैं, वहाँ फाइब्रोसिस हो रही होती है क्योंकि लंबे अरसे से कंजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। अल्वियोलाई आप कैसे नजर आएंगे? जैसे मैंने आप लोगों को पीछे डायग्राम में भी दिखाया था कि उसके अंदर आपको हीमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेजेस नजर आएंगे और उनको हम यहाँ पे कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा है इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो, लेकिन जितने भी आप लोगों को मैक्रोफेजेस रेड से नजर आए, उनके अंदर ब्लूइश सी टिंज नजर आए, तो वो हीमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों के पास जब इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स दिखाऊंगी कंजेशन की कि किस तरह से हीमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेजेस नजर आते हैं, उनको हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। अच्छा बच्चों आगे एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन की ये स्लाइड अगर आप देखो, पहले मैंने आपको पीछे क्रॉनिक की दिखाई थी, ये अब एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन की सॉरी वो हाइपरीमिया की थी, लेकिन मैं ही देखो तो इसमें एडिमा नजर आ रहा है, उर्दू नजर आ रहे हैं, और साथ आप देखो इसमें हेमरेज रेड कलर है, वेसल्स के साथ आपको देखो तो रेडिश से टिंज आ रहा है, रेड रेड कलर के आरबीसीज नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एडिमा ऑब्वियसली हुआ हुआ है। ये एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन में आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर आप क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन को देखो तो उसमें ये भी इंटरनेट से मैंने बच्चों डायग्राम ली थी, आपकी बुक में नहीं है, कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ब्लड एक्स्ट्रा विजिट्स फ्रॉम द कैपिलरीज से taken up by the resident macrophages ने उसको इनकॉम्पोनेंट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपको ये ब्राउन से टेंस सा नजर आ रहा है मैक्रोफेजेस के अंदर, ये हीमोसिडरिन मैक्रोफेजेस ने इंजेस्ट किया हुआ है। अच्छा अब आपको हेपेटिक कंजेशन जिस तरह हम लोगों ने लंग में पढ़ा, अब एक्यूट और क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन पढ़ा है, अब हम लिवर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। हेपेटिक का वर्ड लिवर के लिए यूज करते हैं। इन एक्यूट हेपेटिक कंजेशन सेंट्रल वेन एंड साइनोसॉइड्स आर डिस्टेंडेड। अच्छा बच्चों आप लोगों को लिवर की मॉर्फोलॉजी आई डोंट नो अभी इस वक्त याद है कि नहीं है,
कि आप लोगों के लिए सेंट्रल वेन को इमेजिन करना, साइनोसॉइड्स को इमेजिन करना। मैंने आप लोगों के लिए ये इंटरनेट से ही डायग्राम ली थी समझाने के लिए कि लिवर के अगर आप लोगों को हिस्टोलॉजी या लिवर की एनाटमी अगर याद हो, ठीक है, लिवर के अंदर बच्चों इस तरह हेक्सागोनल शेप के ना लोब्यूल्स बने होते हैं। जैसे आप लोग देखते हो जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता था ना, ऐसे हेक्सागोनल सा, इस तरह का लिवर के आप लोगों को हेक्सागोनल से लोब्यूल्स नजर आते हैं। उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को उसने लोब्यूल्स लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। अब उसने एक लोब्यूल को बीच में से उठाया और वो उसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा है कि एक लोब्यूल के अंदर आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक सेंट्रल वेन, ठीक है, इंटरलोब्यूलर वेन है, ठीक है, लोब्यूल के अंदर। फिर उसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स आपको नजर आते हैं लिवर के अंदर। जो लिवर के सेल्स होते हैं ना उनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। फिर लिवर्स के जो स्पेसेस होती हैं वेसल्स के साथ एंडोथेलियल लाइन, उनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और साथ पोर्टल ट्राइड जिसको हम कहते हैं, वैसे ट्राइड उसको गलत है कहना, जो हम आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने एनाटमी में, पोर्टल ट्राइड क्या होता है, उसमें पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होती है। वैसे उसमें वेगस नर्व भी होती है, उसके अंदर लिम्फेटिक्स भी होते हैं, उसको ट्राइड कहना गलत है। 5 चीजें उसके अंदर वैसे होती हैं, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हो कि वो पोर्टल वेन की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने आप लोगों के लिए बच्चों पोर्टल ट्रैक्ट आप लोगों को याद कराने के लिए एनाटमी से ये डायग्राम उठाइए कि इसमें एक बाइल डक्ट होती है, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी होती है, एक पोर्टल वेन होती है। अब बाइल डक्ट का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, बिल्कुल राउंडेड से एक डक्ट की तरह है। हेपेटिक आर्टरी का स्ट्रक्चर देखो किस तरह से एंडोथेलियल सेल्स ने उसको लाइन किया हुआ है। और वेन का देखो कि वेन कितनी डायलेटेड सी है और कितनी थिन उसकी एंडोथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। बीच में लिम्फेटिक वेसल्स भी दिखाए हुए हैं आपको। अच्छा, और साथ ही मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखोगे तो लिवर किस तरह से आपको नजर आएगा, ये हम अभी आगे देखते हैं। लेकिन अगर इसको जनरल आप देखो लिवर को, कि लिवर में कंजेशन उसने शो की हुई है, ऊपर सेंट्रल वेन दिखाई हुई है जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। ये HNE सेक्शन है बच्चों, जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्लाइड देखते हैं टिश्यू की, लिवर के टिश्यू की, ठीक है। साथ आप लोगों को एरिया ऑफ हेमरेज और नेक्रोसिस वगैरह नजर आता है। नेक्रोसिस आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों के पहले यूनिट में, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है। नीचे बाइल डक्ट दिखाई हुई है, पोर्टल ट्रैक्ट दिखाया हुआ है जिसमें बाइल डक्ट होती है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन वगैरह। और इसके अलावा नॉर्मल हेपेटोसाइट्स आपको दिखाए हुए, ऐसे वेवी से जितने भी सेल्स नजर आ रहे हैं वो हेपेटोसाइट्स होते हैं बच्चों। अच्छा, अब वापस चलते हैं आप लोगों को दिखाने। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लिवर का नो हाउ देना था कि किस तरह से लिवर में सेल्स होते हैं, किस तरह से रन करते हैं। अच्छा, और दूसरा एक और बच्चों ये स्लाइड आप लोगों को बताने के लिए कि हेपेटिक लोब्यूल होता क्या है, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल, ये जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक पैथोलॉजी की तरफ उसके आए कि आप लोगों को नो हो कि किस चीज़ में कंजेशन होगी, किस टिश्यू में, किस एरिया में कंजेशन नजर आती है जब हम लिवर में देखते हैं। हेपेटिक लोब्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक जोन्स, ठीक है। एक हेपेटिक लोब्यूल के कुछ जोन्स होते हैं, ठीक है। अब एक हेपेटिक लोब्यूल जब जोन में हम डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं एसएनएस, ACINUS, एसएनएस कहते हैं। अच्छा, ईच जोन इज सेंटर्ड ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू पोर्टल ट्राइड्स, ठीक है। एक जोन 2 पोर्टल ट्राइड से कनेक्टेड होता है एंड एक्सटेंड आउटवर्ड्स टू द एडजेसेंट सेंट्रल वेन्स। अच्छा, जो पहला जोन होता है बच्चों उसको हम कहते हैं पेरीपोर्टल जोन। इट इज नियरेस्ट to the entering vascular supply and receives the most oxygenated blood, making it least sensitive to ischemic injury। जो पेरीपोर्टल जोन होता है ना एसएनएस के अंदर, वो वैस्कुलर, जहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई होता है उसके नियरेस्ट होता है और वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, इसलिए उसका चांस कम होता है कि उसको कोई चीज किसी किस्म की इंजरी होगी, ठीक है। अच्छा, जो कन्वर्सली जो उसके ओपोजिटली जो सेंट्री लॉबुलर जोन होता है, जो जोन 3 हम जिसे कहते हैं, एक पेरीपोर्टल जोन हो गया जिसको हम जोन 1 कहते हैं, एक सेंट्री लॉबुलर जोन होता है जिसको हम जोन 3 कहते हैं। उसकी पूरेस्ट ऑक्सीनेशन होती है क्योंकि वो वैस्कुलर सप्लाई एरिया से दूर होता है एंड इट इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इस्कीमिया। अच्छा, अब वापस आते हैं बच्चों पैथोलॉजी की तरफ। हेपेटिक कंजेशन में क्या होता है, जब एक्यूटली हेपेटिक कंजेशन होती है तो जो सेंट्रल वेन होती है और जो साइनोसाइड्स होते हैं वो डिस्टेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सेंट्री लॉबुलर जोन मैंने पीछे भी आपको बताया कि इट इज द एरिया एट द डिस्टल एंड ऑफ द हेपेटिक ब्लड सप्लाई। सो सेंट्री लॉबुलर जो हेपेटोसाइट्स होते हैं दे अंडरगो मोर इस्कीमिक नेक्रोसिस, जबकि जो पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स होते हैं ना बच्चों, जो वैस्कुलर सप्लाई के करीब तरीन होते हैं, ठीक है, वो बेटर ऑक्सीजनेटेड होते हैं because of the proximity to hepatic arterioles and may only develop fatty
माइल्ड सा फैटी चेंज आ जाता है, लेकिन उनमें इस्कीमिक इंजरी नहीं होती। जो क्रॉनिक पैसिव हेपेटिक कंजेशन होती है, उनके जो रीजन है वो आपको कैसा नजर आएगा क्रॉनिक में, ठीक है, आपको ग्रॉसली रेड ब्राउन नजर आता है, ठीक है, स्लाइटली डीप प्रेस्ड नजर आता है क्योंकि वहाँ सेल्स की डेथ हो चुकी होती है, एंड आर एसेंचुएटेड अगेंस्ट द सराउंडिंग जोन ऑफ अनकंजेस्टेड टैन लिवर। जो अनकंजेस्टेड टैन लिवर के साथ जब आप उसको वो उसके साथ प्रेजेंट होता है, कंजेस्टेड लिवर के साथ अनकंजेस्टेड टैन लिवर, तो हम उसको कहते हैं नटमेग लिवर, ठीक है। ग्रॉस पे भी आगे इसकी तस्वीर आएगी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखेंगे तो उसमें क्या नजर आएगा, क्रॉनिक वाले में सेंट्री लोबुलर हेमरेज नजर आएगा आपको, हीमोसिडेन लेडन मैक्रोफेजेस वही चीजें नजर आएंगी, और नेक्रोसिस नजर आएगा क्योंकि काफी सारे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसकी डायरेक्ट लोब्यूलर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ली, पोर्टर ट्रैक्ट देख लिया। अच्छा, ये वही बच्चों मैं अभी जो नटमेग लिवर पीछे डिस्कस किया था क्रॉनिक पैसिव कंजेशन में हम देखते हैं, नीचे आप लिवर को देखो, उसको कट सेक्शन दिखाया हुआ है, नट मैग नजर आ रहा है, ठीक है, ब्राउनिश सा रेड ब्राउन सा नजर है, और साथ अनकंजेस्टेड टैन लिवर भी दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखो, इसको सेंट्रल वेन नजर आ रही है, नेक्रोटिक एरियाज नजर आ रहे हैं, नॉर्मल हेपेटोसाइट्स भी दिखाए हुए हैं और पोर्टर ट्रैक्ट भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ये वही चीज है, मैंने इंटरनेट से ली थी आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, एक्यूट हेपेटिक कंजेशन बच्चों वही चीज HNE पे, हाँ, ये पोर्टल ट्रैक नजर आ रहा है जिसमें हेपेटिक आर्टरी बाइल डक्ट नजर आ रही है आपको, हेपेटिक पोर्टल वेन नजर आ रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं काफी सारे इसमें, ठीक है, नॉर्मल हेपेटोसाइट्स इसमें इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे, दूर दूर हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। अच्छा, ये क्रॉनिक पैसिव कंजेशन का बच्चों प्रोसेस दिखाया हुआ है, इसमें आप लोगों को जो पिंक सा एरिया नजर आ रहा है, लाइट पिंक सा, सॉरी ये वाला बच्चों, ठीक है, ये नेक्रोसिस दिखाई हुई है, ठीक है, क्रॉनिक केस में मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस हो जाती है, सेल की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है उन एरियाज में जहां ब्लड नहीं जाता, ठीक है, ये नॉर्मल हेपेटोसाइट्स बच्चों दिखाए हुए, ठीक है। ये फिर पोर्टल ट्रैक्ट नजर आ रहा है, एक जगह पे पोर्टल ट्रैक्ट, एक ये पोर्टल ट्रैक्ट, ठीक है, दो पोर्टल ट्रैक्ट, एक मैंने आपको बताया था ना एसिनस के बीच में होता है। अच्छा, ये बच्चों रॉबिन से डायग्राम ली हुई थी, इसमें लिवर को दिखाया हुआ है, वही सेम क्रॉनिक पैसिव कंजेशन दिखाई हुई है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वही डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है। जब आप HNE पे देखते हैं तो आपको नेक्रोसिस नजर आएगी, ठीक है, नेक्रोसिस वो एरिया नजर आता है जो बिल्कुल होमोजीनस होता है, पिंक होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर बहुत कम नजर आते हैं, ठीक है, या तो नजर ही नहीं आएंगे, बहुत कम नजर आएंगे, ठीक है, डीजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स नजर आएंगे जो खत्म हो रहे होते हैं, और उसमें ब्लड भी नजर आता है, हेमरेज नजर आता है, ठीक है। आई थिंक बच्चों इसमें आप लोगों को कोई क्वेरी तो नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में, अगर स्टिल भी हो तो आप मुझसे एंड में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कुछ डेंटिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों की मैंने डायग्राम्स ली थी, क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट इंशाल्लाह आप लोग आगे इस फील्ड में जाओगे, तो हाइपरीमिया का वर्ड्स आप लोग कब यूज करते हो, ठीक है। अब ये पल्पल हाइपरीमिया आप दिखाया हुआ है, रिएक्शन ऑफ द टू ट्रॉमा, ठीक है, दांत को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसके नतीजे में पल्पल हाइपरीमिया, जो पल्प है उसका हाइपरीमिया हो जाता है, ठीक है। अब द रेडियोग्राफ जब आप इसका देखें, एक्सरे देखें, डेमोस्ट्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द पल्प चैम्बर एंड कैनाल, जो पल्प एरिया है उसका ऑब्लिटरेशन हुआ होता है, और कैनाल्स का हाइपरीमिक होने की वजह से। सेकेंडली, आप लोग पल्पर हाइपरीमिया को रिवर्सिबल पल्पाइटिस भी कहते हो। ये कैसे डायग्नोज आप करते हो कि पेन होता है स्टिमुलस, जब आपको कोई कोल्ड या स्वीट मिले, जैसे आप ये खातून को देख सकते हैं, एंड पेन सीजेस विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, रिवर्सिबल है ये। Pulp returns to normal after removal of the causative factor, and the common cause of reversible pulpitis are caries, कोई भी faulty restoration, कोई trauma हुआ, कोई restorative procedure हुए हैं, ठीक है। इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट यही कि आप कॉज को रिमूव करते हैं, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं आप मत खाएं। अच्छा, ये बच्चों हाइपरीमी की टर्म आप लोग बीइंग अ डेंटिस्ट इंशाल्लाह आप लोग यूज करोगे। ये मैंने आपको बताया है कि जब कोई ट्रॉमा वगैरह होता है, पल्प कैनाल्स की चेम्बर्स की ऑब्लिटरेशन हुई हुई होती है, और साथ रिवर्सिबल पल्पाइटिस आप यूज करते हैं जब कोई भी आप पेन हो, आपको स्टिमुलस या कोल्ड वगैरह पे खाने पे, और पेन विद इन फ्यू सेकंड सीज हो जाए, इट मींस कि वहाँ पे कोई पल्प की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और आप उसको कहते हैं पल्पल हाइपरीमिया। दिस इज द टर्म विच यू विल यूज। अच्छा बच्चों, कंजेशन और हाइपरीमिया काफ़ी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। आई होप कि अब इंशाल्लाह इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिल फिर भी किसी को कोई चीज़ समझना है, देन फील फ्री टू आस्क। अच्छा,
हीमोस्टेसिस बच्चों नेक्स्ट हमारा इसी यूनिट का टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर में। हीमोस्टेसिस क्या होता है बच्चों? हीम किस चीज के लिए यूज करते हैं? ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए हीम, ठीक है। Heme is the word which wherever heme word is used, it is used for blood. Stasis, stasis का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। एक जगह पे stasis हुई हुई है, जैसे कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है। तो hemostasis can be defined simply as the process by which the blood clots form at sites of vascular injury. ठीक है, रुका हुआ होना। किसी भी चीज को जब बच्चों पढ़ा करो तो उसकी टर्मिनोलॉजी में पहले जाया करो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उस टर्मिनोलॉजी टर्म के अंदर ही उसका सारा मीनिंग और डेफिनेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। हीमोस्टेसिस को आपसे पूछे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हीम का मतलब ब्लड है, स्टेसिस का मतलब रुका हुआ होना चाहिए। अगर आप आम अपनी लैंग्वेज में भी किसी को बताओगे तो कहोगे कि ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड रुका हुआ है, अगर ब्लड रुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई क्लॉट वगैरह बना हुआ है। सो परेशान होने की किसी चीज में भी जरूरत नहीं होती है अगर आप उसको इजीली करके पढ़ेंगे। आई थिंक कि हाइपरीमिया और कंजेशन आप बहुत इजीली उसकी डिफरेंसेस भी समझ सकते हैं। आप किसी टिश्यू में कंजेशन और हाइपरीमिया को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। अब अच्छा, अब क्या हम दोबारा हीमोस्टेसिस की तरफ आते हैं कि simply the process by which blood clot forms at sites of vascular injury. Hemostasis is essential for life and is deranged to varying degrees in broad range of disorder, which can be divided into two groups. ठीक है। अच्छा, नॉर्मल हीमोस्टेसिस क्या होती है कि हीमोस्टेसिस इज अ प्रिसाइज, ये आप लोगों की रॉबिन से उठाई हुई है बच्चों। हीमोस्टेसिस इज अ प्रिसाइजली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है कि जो एक मुनज़्ज़म तरीके से, ठीक है, एक हार्मनी के साथ चलता है, विच इन्वॉल्व्स ज़ाहिर है ब्लड क्लॉट। वहाँ पे हीमोस्टेसिस हुई है, ब्लड क्लॉट हुआ है, रुका हुआ है, तो वहाँ पे क्या इन्वॉल्व होंगे? प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। और ये सब कहाँ पे काम कर रहे होते हैं? वेसल के अंदर। वेसल किस चीज से लाइन होती है? एंडोथीलियम से, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस जब प्रिसाइजली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है जिसमें इन तीन चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लेटलेट्स की, क्लॉटिंग फैक्टर्स की और एंडोथीलियम के, that occurs at the site of vascular injury and culminates in the formation of blood clot which serves to prevent or limit the extent of bleeding. ठीक है। हीमोस्टेसिस का प्रोसेस नॉर्मली कब होगा? जब किसी जगह पे वैस्कुलर इंजरी होगी, ठीक है। एक जगह पे इंजरी होता है, आपको किसी जगह पे चोट लगती है, ठीक है, थोड़ी देर ब्लड होता है, चलता है, उसके बाद रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लॉट बन गया है, यहाँ पे इमीडिएटली प्लेटलेट्स ने काम किया, क्लॉटिंग फैक्टर्स ने काम किया, एंडोथीलियम ने अपना रोल प्ले किया और ब्लड को क्लॉट कर दिया, ठीक है, ब्लीडिंग रुक जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बच्चों, नॉर्मल हीमोस्टेसिस, ठीक है, which serves to prevent or limit the extent of bleeding. इस नॉर्मल हीमोस्टेसिस का बेसिकली मकसद क्या है कि इसने ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। नॉर्मल हीमोस्टेसिस के बच्चों 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम डिस्कस कर। आर्टरी जगह पे होती है, जगह पे अपने लाइफ में भी, तो वहां से प्रोसेस बच्चों जो पहला स्टेप है हो गया था। अच्छा, आर्ट्रियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन का अकर्स इमीडिएटली एंड मार्केटली रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया। जब भी किसी जगह पे
एसेस होता है एंड इट मार्केटली रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया। कैसे मीडिएट होता है? इट इज मीडिएटेड बाय द रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स। CNS से आपको सिग्नल्स आते हैं एंड ऑगमेंटेड बाय द लोकल सिक्रीशन ऑफ फैक्टर्स सच एज एंडोथेलिन, अ पोटेंट एंडोथेलियम डिराइव्ड वेसोकंस्ट्रिक्टर। एंडोथेलियम जो होती है वेसल की लाइनिंग, ठीक है, वो फैक्टर्स रिलीज करती है जिनको हम कहते हैं एंडोथेलिन। ये वेसोकंस्ट्रिक्टर फैक्टर होते हैं बच्चों, और इनका काम होता है कि इमीडिएटली इन्होंने उस जगह पे जाके वेसोकंस्ट्रिक्शन करनी होती है, ब्लड फ्लो को रोकना होता है। दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट, वक्ती तौर पे फौरन ये इफेक्ट होता है। However, and bleeding would resume if not for activation of platelets and coagulation factor। ठीक है, अगर वहाँ पे प्लेटलेट्स और कोगुलेशन फैक्टर की एक्टिवेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग वहाँ पे दोबारा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बच्चों वेजो कंस्ट्रिक्शन दिखाई हुई है आप लोगों की, रॉबिन से मैंने डायग्राम उठाई हुई थी। इसमें अगर एक वेसल दिखाई हुई है जिसमें एंडोथीलियम है, लाइनिंग सेल्स हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है, आर्टिकुलर ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये आरबीसीज दिखाए हुए बच्चों, ठीक है, डिस्क शेप होते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखो साइट ऑफ इंजरी दिखाई उन्होंने, यहाँ पे कोई इंजरी हुई वेसल के अंदर, रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्स होता है ना इमीडिएटली, रिफ्लेक्स के साथ वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। एंडोथेलियल सेल्स ने एंडोथेलिन रिलीज की जिन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन की, साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, ये इधर इस साइड पे इंजरी होगी। सेकेंडली बच्चों दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। एक हमने पढ़ लिया, पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। किसी भी जगह पे जब प्लेटलेट प्लग बनता है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ द एंडोथीलियम, जब एंडोथीलियम की डिस्ट्रप्शन होती है देन इट एक्सपोजेस सब एंडोथीलियल वॉन विली ब्रांड फैक्टर एंड कोलेजन। पीछे आप लोगों ने देखा था कोलेजन दिखाया हुआ था। तो जब भी एंडोथीलियम की डिस्ट्रप्शन हुई वेसल लाइनिंग की तो सब एंडोथीलियल जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है वो वहां पे एक्सपोज हो जाता है, और वो क्या करेगा? इट प्रोमोट्स प्लेटलेट एडहेरेंस एंड की वहां पे adherence और एक्टिवेशन करेगा। प्लेटलेट्स ने आगे shape change from small um, प्राइमरी हीमोस्टेसिस वहाँ पे होगी। सॉरी कनेक्शन बार बार ख़त्म हो रहा है। अच्छा प्राइमरी हीमोस्टेसिस अब हुई, वहाँ पे प्लेटलेट्स ने किस तरह से बाइंड किया ग्लाइकोप्रोटीन 1b to the von Willebrand factor on exposed extracellular matrix and are activated undergoing a dramatic shape change। ठीक है, प्लेटलेट्स की अपनी शेप भी चेंज हो जाती है एंड रिलीज ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, और वहाँ पे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब रिलीज्ड एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सेन A2, बच्चों ये टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। ADP एंड TXA2 थ्रोम्बोक्सेन A2 दे इंड्यूस एडिशनल प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, ये मजीद जो रिलीज होंगे वहाँ पे ये ग्रैन्यूल्स फर्दर प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करेंगे विद इन मिनट। platelets GP2B and 3A receptor binding to fibrinogen
एंड फॉर्म द प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लेटलेट्स बना देंगे। ये बच्चों स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, नीचे वेसल्स के साथ देखो वॉन विलिग्रेंट फैक्टर है, ठीक है, कोलेजन है, ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी थी, ठीक है। प्लेटलेट्स की एडिशन हुई और फिर शेप चेंज हुई उनकी। प्लेटलेट्स पहले देखो उनकी क्या शेप थी, फिर दोबारा उनकी शेप चेंज होना शुरू होगी, ठीक है। अब आप देखो कि प्लेटलेट्स से ग्रेन्यूल्स रिलीज होना शुरू हो गए, जो मैंने बताए थे एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स की रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गई। रिक्रूटमेंट कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं आर्मी की रिक्रूटमेंट हो रही है, एक जगह पे जमा होना शुरू हो रहे हैं, एग्रीगेशन हो रही है उनकी, ठीक है। जब प्लेटलेट्स एक जगह पे रिक्रूट होते जाएंगे, एक प्रॉपर जगह पे असेंबल होते जाएंगे, उनकी एग्रीगेशन होती जाएगी, तब हम कहेंगे कि प्लेटलेट हीमोस्टेटिक प्लग बनता जा रहा है। तो ये 5 स्टेप याद करने के बजाय अगर आप समझ के देखो तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। प्लेटलेट्स एडिशन हुई, उनके शेप चेंज हुई। शेप को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिक्रूट होना है एक जगह पे, एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इकट्ठे होना है, जमा होना है, ठीक है। अगर हर एक की डिफरेंट भी, तो वो अपने आप को नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बच्चों की क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा वेजो लेना है, आपको स्टेबल करना है। अब वहाँ पे अच्छा, अब बच्चों जब टिश्यू प्रोकोगुलेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, वेसल सब एंडोथेलियल सेल से रिलीज होती है वेसल वॉल में। अच्छा, टिश्यू फैक्टर का काम क्या होगा? इट विल एक्टिवेट फैक्टर 7, सेटिंग इन मोशन अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन दैट कल्मिनेट्स इन द थ्रोम्बिन जनरेशन, ठीक है। टिश्यू फैक्टर ने जाके फैक्टर 7 जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, उसकी जाके एक्टिवेशन करनी है और उन्होंने थ्रोम्बिन जनरेट करना है। थ्रोम्बस आपको वैसे भी पता होगा, क्लॉट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन जनरेट करेगा टिश्यू फैक्टर जाकर। थ्रोम्बिन ने क्या करना है कि इट विल क्लीव सर्कुलेटिंग फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन, ठीक है। थ्रोम्बिन ने जाके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में क्लीव करना है, तोड़ना है, और वहाँ पे एक फाइब्रिन का मेशवर्क बनाना है। एंड ऑल्सो इज अ पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ प्लेटलेट। थ्रोम्बिन जो है वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट एक पोटेंट एक्टिवेटर है प्लेटलेट्स का, जो कि फर्दर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करता है साइट ऑफ इंजरी पे, ठीक है। तो क्या हुआ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में? डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन होती है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा, 7 ने थ्रोम्बिन रिलीज करनी है, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है और इवेंचुअली एक फिब्रिन मेशवर्क बनाना है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अच्छा, अब सेकेंडरी बच्चों
आ रहा है। अब स्क्रीन आ रही है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? स्क्रीन मूव कर रही है, आ रही है बच्चों? बच्चों ये 4th स्टेप है जिसमें क्लॉट की स्टेबलाइजेशन और रीअब्जॉर्प्शन होती है। कैसे होगा? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज हो जाएगा जो मजीद देखेगा कि एक्सेसिव क्लॉट ना बनने पाए। इसके अलावा थ्रोम्बोमोडुलिन का काम ये होता है, इट ब्लॉक्स द कोगुलेशन कैस्केड, मजीद कोगुलेशन होने से रोकेगा। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बेसिकली फिब्रिनोलाइसिस करता है। ठीक है, एक्सेस अगर होता है। ये क्लॉट दिखाया हुआ है बच्चों, इसमें ट्रैप्ड आरबीसी दिखाया हुआ है, फाइब्रिन। प्लेटलेट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल, जैसे हमने इन सब चीज़ों में प्लेटलेट्स का रोल ही बेसिकली स्टडी किया है। Platelets play a critical role in hemostasis by forming the primary plug that initially seals vascular defects and by providing a surface that binds and concentrates the activated coagulation factor. ठीक है, प्लेटलेट्स का बेसिकली सारा रोल ही प्लेटलेट्स का है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लॉटिंग जो कोगुलेशन फैक्टर्स है उनका। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो वैस्कुलर डिफेक्ट होता है उसको सील करना है। ये एक आम आपको समझ आती है कि प्लेटलेट्स का ये रोल होता है। ठीक है, वो किन किन तरह से रोल होता है वो हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी देख लेते हैं बच्चों। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने आई थिंक फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे बच्चों। प्लेटलेट्स डिस्क शेप होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं सेल फ्रेगमेंट्स that are shed from the megakaryocytes. ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स नॉर्मली 150,000 to 450,000 इनकी रेंज होती है। ठीक है, 150 से अगर लो हो तब भी कम है और 450 से ज़्यादा हो तब भी एक्सेसिव क्लॉटिंग होती है। ठीक है, आगे मैंने इनका बताया भी है आपके डेंटल, उसमें भी मैंने इसकी एक स्लाइड डिस्कस की है कि डेंटिस्ट्री के हिसाब से जब आप लोग कोई डेंटल प्रोसीजर करते हो तो उसमें आप लोग प्लेटलेट्स का रोल किस तरह से चेक करते हो। ठीक है, अब प्लेटलेट्स का पहले थोड़ा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स एक तो डिस्क शेप होते हैं, ए न्यूक्लिएट होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर शेड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट, बेसिकली जो उनके जो फादर है ना उसका वो मेगा कैरियोसाइट है बोन मैरो में जो कि प्लेटलेट्स बनाता है। ठीक है, देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द सेवरल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, a contractile cytoskeleton and two types of cytoplasmic granules. ठीक है, इनका फंक्शन इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स जहां ये जाके अटैच होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोस्केलेटन जो इनके अंदर होता है, और दो तरह के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, एक को हम कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स और एक को हम कहते हैं डेल्टा या डेंस ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं जो कि इनके रोल में एक इम्पोर्टेंट जो कि इनके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जाहिर है ये दोनों ग्रेन्यूल्स का क्या काम होगा कि इन्होंने एडिशन करनी है, जुड़ना है आपस में। ठीक है, have the adhesion alpha granules have the adhesion molecule p selectin on their membrane and proteins involved in the coagulation such as, और कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं कोगुलेशन में जैसे फिब्रिन
ऑन नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से नजर आते हैं, ये छोटे से वर्ड्स जो हैं ये आपको बच्चों प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंस आफ्टर एन इंजरी, जैसे हमने देखा इंजरी, अब यही चीजें हम दोबारा वही रिवाइज कर रहे हैं जो पीछे मैंने आपको काफी डिटेल से हीमोस्टेसिस में भी डिस्कस की थी। Traumatic vascular injury, we platelets encounter constituents of the subendothelial connective tissue such as von Willebrand factor and collagen. ठीक है, ये सारे हमने पीछे डिस्कस किए थे कि ये किस तरह से इनकाउंटर करता है प्लेटलेट्स इनके साथ, एंड इन ऑन इनकाउंटरिंग विद दीज प्रोटीन प्लेटलेट्स विल अंडरगो अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट कल्मिनेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटलेट प्लग। अच्छा, अब प्लेटलेट्स की एडिशन, ये सारा पीछे हम लोगों ने देखा था, is mediated largely by action with von Willebrand factor, which act as a bridge between the platelet surface receptor GP1B and एक्सपोज कोलेजन। नीचे कोलेजन थी वेसल वॉल के साथ, ऊपर क्लॉटिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, और साथ GP1B जिसको हम बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम भी कहते हैं, ये भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपको इसलिए भी ज़्यादा पता होना चाहिए, आपको इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ओरल कैविटी से आप लोग डील करते हो और वहाँ पे ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स में आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट की ब्लीडिंग प्रोफाइल का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये एक डायग्राम आप लोगों की रॉबिन से उठाई हुई है कि प्लेटलेट्स एडिशन और एग्रीगेशन किस तरह से होगी। ये येलो कलर के बॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली प्लेटलेट्स, ठीक है। इन पे रिसेप्टर लगे हुए हैं GP1B, ठीक है, और GP2B और 3A लगी हुई है। अगर 1B की डेफिशिएंसी होगी तो ऊपर देखो बॉक्स में लिखा हुआ है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अगर रिसेप्टर 2B की डेफिशिएंसी होगी तो उसको कहते हैं ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो वॉन विलीब्रेंट फैक्टर अटैच होता है एंडोथीलियल सेल्स के साथ। ये एंडोथीलियल सेल्स नजर आ रहे हैं बड़े से बने हुए नीचे वेसल वॉल के साथ, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हम उसको कहते हैं वॉन विलीब्रेंट डिजीज, ठीक है। अब प्लेटलेट्स रैपिडली अपनी शेप चेंज करते हैं जब वो एडिशन हो रही होती है उनकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप को रिक्रूट कर लेते हैं उस जगह के मुताबिक। Being converted from smooth disc to spiky circins with greatly increased surface area. This change is accompanied by alteration in the glycoprotein 2B3A that increases its affinity for fibrinogen and by the translocation of, बस वो लेट जो मिला था इतना मुझे, मैडम ने भी 10 मिनट लेट दिया था मुझे। अच्छा चलो बस ये 2 मिनट में मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो स्लाइड्स हमारी रह गई हैं, 1-2 रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों की मेरे साथ अब नेक्स्ट क्लास होगी, आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा फिर बच्चों, ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन और थोड़ा सा हम लोग रोल ऑफ एस्पिरिन भी देख लेंगे, और ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ फॉर टुडे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। कोई क्वेरी हो अपने पास नोट करके रखो, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके।